वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको कई ही अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में आपको अलग अलग वीडियोस हम प्रोवाइड करवाते हैं। बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल पढ़ा था बाय हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे जो भी हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो चीज़ें पढ़ी हैं, प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, उनको अप्लाई करने के टेक्निक क्या क्या होंगे वो हम आज पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होने वाली है, तो आप एंड तक बने रहेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहली जो हमारी टेक्निक है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए, कोई भी चीज़ का हमको ये तो पता होता है कि काम करना है, लेकिन उस काम को करना कैसे है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये टेलर साहब ने इंट्रोड्यूस किया ये टेक्निक कि कैसे करना है। पहला आता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। सबसे पहले अब आप ये जानिए कि फोरमैन क्या होता है। फोरमैन जो है ना वो लोएस्ट रैंक का मैनेजर होता है और हाईएस्ट रैंक का क्या होता है, वर्कर होता है। ठीक है, यानी जो भी वर्कर्स हैं उनको लीड करता है, वो सारे वर्कर और एम्प्लॉय में सुपीरियर होता है फोरमैन। और जो भी मैनेजर्स का एक हायरार्की होता है उसमें सबसे नीचे आता है, यानी डेली टू डेली लाइफ में वो क्या करता है, फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है वर्कर से, उनको लीड करता है। तो टेलर का ये मानना था कि एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। जैसे प्लानिंग का काम किसी और का होगा, एग्जीक्यूशन का काम किसी और का होगा। मैनेजमेंट को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे टास्क होते हैं। आपको टेक्निक सोचनी पड़ती है, आपको मशीन्स का ध्यान रखना पड़ता है, आपको मेथड, टाइम, मोशन, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो एक व्यक्ति में नहीं हो सकती। इस वजह से उन्होंने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों को अलग अलग रखा है, जहाँ पे एक व्यक्ति लीड नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम टेक्निक में पढ़ने वाले हैं। तो पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर, मैंने अभी आपको बताया, और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। वर्कर से ये डेली क्या करेगा, फेस टू फेस इंटरैक्ट करेगा डेली। ठीक है, अगला, द वर्कर आर इन फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विथ फोरमैन ऑन द डेली बेसिस। डेली बेसिस पे वो बात करेगा ताकि कोई क्या हो, मिसकंसेप्शन ना हो, मिसकंसेप्शन ना हो। फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हमने प्रिंसिपल्स में डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था, ये उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर ने एक प्रॉब्लम क्या किया, आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाला। टेलर ऑब्जर्व दैट सिंगल फोरमैन कुडंट पॉसिबली बी एन एक्सपर्ट ऑफ ऑल टास्क। देखिए, एक व्यक्ति जो है वो जैक ऑफ ऑल नहीं हो सकता, वो सारे काम एक साथ नहीं कर सकता, ये हमारे पास प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने क्या किया, टेलर ने सारे काम को बांट दिया। कैसे, इसका क्या सोल्यूशन था वो देखेंगे। दे नीडेड नॉलेज ऑफ प्लानिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस, मशीनरी, स्पीड, क्वालिटी, डिसिप्लिन, कॉस्ट एक्सेट्रा। हमें ये सारी क्वालिटीज जो है ना वो एक व्यक्ति में नहीं मिलेंगी, और अगर मिलती भी हैं तो वो अच्छे से काम नहीं होगा। या तो मशीनरी में कोई दिक्कत होगी, या स्पीड उतना बूस्ट अप नहीं हो पाएगी। अगर ये सारी चीजें मिलती भी हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति में ना मिलना ही कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम था। एक्सपेक्टिंग वन पर्सन टू एक्सेल इन ऑल दीज एरियाज वॉज इनएफिशिएंट एंड अनरियलिस्टिक। ये कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक था कि एक व्यक्ति जो है वो सारे काम कैसे कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन और सजेशन क्या दिया टेलर ने, उन्होंने कहा, टेलर सजेस्टेड डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन 2 डिपार्टमेंट्स। प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, प्लानिंग डिपार्टमेंट होगा, और क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। यानी दोनों डिपार्टमेंट, क्या क्या, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। क्या बोल रही हूं मैं, प्लानिंग जो है एंड एग्जीक्यूशन जो है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दो अलग अलग चीजें हैं, और इनको करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों काम अलग अलग व्यक्ति करेगा। सो अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर विल बी अ प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज। देखिए, प्लानिंग इंचार्ज में 4 लोग रहेंगे, प्रोडक्शन इंचार्ज में 4 लोग रहेंगे, और ये चारों लोग लीड करेंगे बाकी सारे सबऑर्डिनेट्स को। ये सजेशन था किनका, टेलर का।
The term planning in charge and production in charge don't refer to single individual but rather to the two main groups of departments under which the 8 specialized foremen. देखिए फोरमैन मैंने आपको बताया था एक हाईएस्ट रैंकिंग क्या होगा, वर्कर होगा। तो ये सारे स्पेशलाइज्ड फोरमैन जो है वो काम करेंगे ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब प्लानिंग इंचार्ज जो होगा जिनमें 4 मेंबर्स होंगे उनमें कौन कौन होंगे और एग्जीक्यूशन वाले में कौन कौन होंगे वो देखेंगे। पहला है प्लानिंग इंचार्ज। दिस रिफर्स कलेक्टिवली टू द 4 स्पेशलिस्ट फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड प्रिपेरेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। वो प्लानिंग करेंगे और प्रिपेयर करेंगे कि आगे कैसे काम करना है। वो खुद काम नहीं करेंगे प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ प्लानिंग का काम करेंगे। देयर फोकस इज ऑन थिंकिंग पार्ट, ठीक है, थिंक करेंगे, वो सोचेंगे, प्लान बनाएंगे कि कैसे करना है, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। टिपिकली इन एन ऑफिस सेटिंग बिफोर द एक्चुअल वर्क बिगिंस ऑन द शॉप फ्लोर। जब शॉप फ्लोर पे यानी लोअर लेवल पे जब काम शुरू होगा उसके पहले का काम इनका होगा। द 4 मैन अंडर द प्लानिंग इंचार्ज आर, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लोग हैं हमारे पास। पहला कौन है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये क्या करेंगे, कैसे होगा काम, जो भी जॉब है क्या करने से ज्यादा जरूरी होता है, कैसे करना है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि मान लीजिए मुझे रोज आके एक वीडियो बनानी है, हमें ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी है, बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कैसे वो टाइम मैनेज करना है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाउ वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रूट क्लर्क, हमें रास्ता, सीक्वेंस और पाथ बताने का काम रूट क्लर्क का होगा कि पहले हमको क्या काम करना है, फिर दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या काम होगा। तो वो जो एक रोड मैप जिसको हम बोल सकते हैं वो प्रिपेयर करने का काम किसका होगा, वो काम होगा हमारे रूट क्लर्क का। फिर आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग इट शुड टेक एंड इट कॉस्ट। देखिए कोई भी काम होने जा रहा है तो उसमें कितना पैसा, कितनी लागत लगेगी और कितने समय में काम हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना, बहुत कम समय भी नहीं देना, लेकिन ये सारी चीजें मैनेज कौन करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। शॉप डिसिप्लिनेरियन होगा अगला। इंश्योर्स रूल्स एंड ऑर्डर, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये देखने का काम हमारे 4th मेंबर का होगा। किसका, शॉप डिसिप्लिनेरियन का। ठीक है, ये हमारे प्लानिंग इंचार्ज के मेंबर्स थे। ठीक है, ये लोग हैं प्लानिंग इंचार्ज में, इनका काम होगा सिर्फ प्लान बनाना, रोड मैप बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना। फिर एग्जीक्यूशन का काम जो है वो किसी और का होगा, और एग्जीक्यूशन का काम किस में आएगा, प्रोडक्शन इंचार्ज में आएगा। दिस रिफर्स कलेक्टिवली टू द 4 स्पेशलिस्ट फोरमैन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन, यानी जब यहाँ पे काम शुरू होगा वो काम देखेंगे प्रोडक्शन इंचार्ज। वर्क ऑन द शॉप फ्लोर, यानी लोअर लेवल पे जब काम शुरू होगा तब सारा एग्जीक्यूशन ये लोग देखेंगे। देयर फोकस इज ऑन द डूइंग पार्ट। Ensuring the plans made by the planning in charge group are carried out effectively, जो भी plans पहले planning in charge ने बनाए हैं वो अच्छी तरीके से क्या हो, implement हो। The 4 men under the production in charge are, देखिए पहला होगा gang member, ensures readiness of tools, machinery and material। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो टूल्स हैं, जो मशीनरी हमारे प्रोडक्शन में यूज होंगी, वो प्रॉपरली उनको चेक करते रहना, इंश्योर करना है कि वो सारी चीजें, वो सारे पार्ट्स ठीक से काम कर रहे हैं। स्पीड बॉस इंश्योर्स वर्क इज डन एट द प्रॉपर पेस। देखिए प्रॉपर जो हमारे पास टाइम है, ये डेडलाइन है, उसके अंदर और स्पीडी तरीके से काम होना चाहिए, ये देखेगा हमारे स्पीड बॉस। रिपेयर बॉस इंश्योर्स मशीन आर मेंटेन्ड एंड फंक्शनल, काम शुरू होने से पहले ये देखना है मशीन मेंटेन्ड है या नहीं। इंस्पेक्टर इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, जो भी प्रोडक्ट बन करके फाइनल आया है उसको चेक करने का काम होगा किनका, इंस्पेक्टर का। नाम से ही समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो ये 4 मेंबर्स हमारे पास हैं। तो टेक्निक्स में हमने पहली टेक्निक पढ़ ली, पहली टेक्निक थी फंक्शनल फोरमैनशिप, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इसके आगे जो दूसरी टेक्निक है वो स्टैंडर्डाइजेशन इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉपर बेंचमार्क होगा, प्रॉपर स्टैंडर्ड होगा जो भी प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है उसका।
स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। जो भी प्री डिटरमाइंड हमारे पास स्टैंडर्ड थे उनको क्या करना है, उनको सेट करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इट इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक प्रोडक्ट ऐसा छोटे साइज का निकला तो अगला हम किसी भी साइज का बना देंगे। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो भी प्री डिटरमाइंड हमारे पास आइडियाज थे, स्टैंडर्ड थे, उसी के अकॉर्डिंग। Based on the principle of scientific management and general operation management, the main objective of standardization are to reduce product variety। हमें बहुत सारी वैरायटी नहीं देनी है कस्टमर्स को। अगर हम वैरायटी पे ज्यादा ध्यान देंगे तो जो हमारे पास है उनको बेहतर उनकी क्वालिटी नहीं कर पाएंगे। तो वैरायटी को हम लिमिट कर सकते हैं, जिससे क्या हो, क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, ठीक है। टू लिमिट अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स टू फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड टाइप्स, साइजेस, डिजाइन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंप्लीफाइंग प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी। टू इंश्योर इंटरचेंजेबिलिटी, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, बेल्ट और जीन्स का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए बेल्ट वुडलैंड कंपनी का है या जीन्स किसी और कंपनी की है, तो क्या ऐसा होता है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी का बेल्ट खरीदा है तो उसी कंपनी के जीन्स या और सारे आउटफिट में लिया पहना जा सकता है? नहीं, वो ऐसा बनाया जाता है कि बाकी सारे पैंट और जीन्स में उसको यूज किया जा सके और वो बेल्ट सारे में यूज हो जाए, ठीक है। तो ये कहलाती है क्या, इंटरचेंजेबिलिटी। यानी टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड दैट अलाउ कंपोनेंट्स, पार्ट्स, finished product to be easily substitute or replaced, facilitating manufacturing, assembly and repairs। जैसे आप घड़ी की सेल, घड़ी और सेल का एग्जांपल लीजिए। सेल अगर किसी कंपनी का है तो जरूरी है उसी कंपनी की घड़ी हो? नहीं, अलग अलग, बस एक साइज प्रॉपर होना चाहिए। ब्रांड से या कंपनी से वहां पे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इंटरचेंजेबिलिटी को ध्यान देना है। टू एस्टैब्लिश क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उनकी क्वालिटी एक्सीलेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंपोनेंट और फाइनल प्रोडक्ट इंश्योरिंग अ रिलायबल लेवल ऑफ क्वालिटी, यानी जो भी चीजें हम दे रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए। टू सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मशीनरी, प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर मेजरिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। हमको परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक फिक्स करना होगा, सेट करना होगा कि ये परफॉर्मेंस बेहतर ही होनी चाहिए, या जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसमें वर्कर और मशीनरी का काम जो है वो बेहतर हो। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, देखिए बेसिकली ये एम करता है एलिमिनेटिंग अननेसेसरी जो भी हमारे पास एलिमेंट है उनको। यानी अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए हमें प्यास लग रही है, तो हम क्या करेंगे, बॉटल उतना दूर रखा है या फिर हम जा रहे हैं वाटर कूलर से लेने, तो वो उस चीज को अवॉइड करना है। हम क्या करेंगे, बॉटल्स में भर करके अपने बच्चों को या यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो आने जाने का जो हासिल है वो टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम अपने काम को। प्रोडक्ट लाइन्स, इसका स्कोप क्या है, यानी आप ये मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड वेराइटी। प्रोडक्ट लाइन, reducing the number of varieties, sizes, types, colors and और models offered। बहुत सारा हमको प्रोडक्ट का जो है लाइंस नहीं देना है। टास्क, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क एंड रिमूविंग नॉन एसेंशियल मोशंस, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। नॉन एसेंशियल मूवमेंट्स जो है उनको हटा देना है जिससे टाइम कंज्यूम ज्यादा ना हो। डिजाइन, मेकिंग प्रोडक्ट डिजाइन सिंपलर फॉर इजियर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। डिजाइन जो है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि उसको क्या करना होगा, इजियर मैन्युफैक्चरिंग हो सके। मेथड स्टडी क्या होती है, यहाँ पे क्या करना है, आपको एक प्रॉपर मेथड ढूंढना है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं, मतलब बेसिकली आपको इसमें साइंस अप्लाई करनी है। एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए आपके पास कि ये मेथड से आप काम करेंगे तो आपका ये काम अच्छा हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। यहाँ पे हमारा देवता कौन है, कस्टमर है। कस्टमर को ध्यान देना है हमको सबसे ज्यादा, ठीक है। मोशन स्टडी, यहाँ पे वही आपको बोल रहा है कि डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको इफिशिएंट बनाइए मूवमेंट में, जिससे क्या होगा, आपका हसल जो है वो रिड्यूस होगा। अ की टेक्निक विद इन साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्ड एट enhancing work efficiency by analyzing and optimizing human movements during task performance। unnecessary movement हमको अपने वर्कर को करने ही नहीं देना है,
ठीक है, कि वो बेमतलब का आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी इक्विपमेंट है, टूल्स हैं, यानी वर्क प्लेस का जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से आसपास हो कि सारी चीजें हमको एक जगह पे मिल जाए। ठीक है, ये होता है मोशन स्टडी। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी में नॉर्मल कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइम को जो है रिड्यूस करना है, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, यानी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होना चाहिए। आप अपने वर्कर को बहुत ज्यादा टाइम ना दे दें कि वो आराम आराम से करें, बेमतलब का टाइम रुकेगा, और इतना कम टाइम मत दें कि वो क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे पाए। तो एक बैलेंस्ड टाइम हमको क्या करना है, ऑफर करना है अपने वर्कर्स को। नेक्स्ट है फटीग स्टडी। फटीग, देखिए कोई भी काम होता है तो वहां पे वर्कर्स को थकान होती है, तो आपको ये तय करना होगा कि अपने वर्कर को कितने देर का आपको आराम देना है और कब कब आराम देना है। ठीक है, उनको रेस्ट देना। देखिए काम चलेगा तो थकान होगी, और बहुत ज्यादा जब थकान हो जाएगी वर्कर्स को तो वो काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो हमको ब्रेक्स देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है वर्कर्स को, जिससे उनकी थकान कम होगी तो क्या होगा, एरर जो है वो नहीं होगा और क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, इंप्रूविंग वर्कर्स वेलबींग, एड्रेसिंग बोथ फिजिकल एंड मेंटल फटीग टू प्रमोट हेल्थ एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। जब आप उनकी थकान के लिए आप ब्रेक्स देंगे ना, थकान को रिड्यूस करने के लिए, तो जो मेंटल फटीग है, उनका हेल्थ है और जॉब सेटिस्फैक्शन है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। इंश्योरिंग सेफ्टी, मिनिमाइजिंग फटीग रिलेटेड एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज। जब बहुत ज्यादा जब वो थक जाते हैं तो उससे क्या होता है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, जिससे क्या होता है, नींद आती है, थकान लगती है, थकावट होती है, तो उससे क्या होता है, चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट्स और इंजरीज के। तो जब आप उनको एक प्रॉपर ब्रेक देंगे तो उससे क्या होगा, ये सारी चीजें भी अवॉइड होंगी। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, यहाँ पे जो है इक्वल पे की बात नहीं की गई है, जो जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से डिफरेंट रेट हमें पे करना है। यहाँ पे डिफरेंट रेट की बात की गई है कि जो भी वर्कर है जिस हिसाब का काम करेंगे उनको वैसा ही हमें क्या करना है, पे करना है। इनकरेजेस हायर एफिशिएंसी, रिवार्ड्स बेटर परफॉर्मेंस, सिंपल टू अंडरस्टैंड वन सेटअप। एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उनका क्या सेटअप है वो समझ में आएगा, उनको जब भी बेटर परफॉर्म करेंगे तो उनको रिवार्ड दिया जाएगा, इससे क्या होगा, जो इफिशियंसी है, कार्य कुशलता है, वो बढ़ेगी। तो आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने आज पढ़ा है टेक्निक, क्योंकि हम प्रिंसिपल तो जान गए थे कि क्या करना है, हम ये जान गए थे कि हमको मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे चलाने के लिए क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो आज हमने जाना है। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।